डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपकी कश्ती को हादसा क्या पेश आया जिस तरह आपने पहले बताया, और दूसरा ये बताएं इजराइल के अंदर जो असीरी के दिन थे या जिस तरह उन्होंने आपको ट्रीट किया, क्योंकि मेरा मानना है जितने वो जानवर हैं, जिस लेवल का वो ब्रूटल बिहेवियर करते हैं, और जिस तरह हमने गजा में इज्तिमाई कब्रें देखी हैं और बच्चों के सर बरीदा लाशें देखी हैं, इसके हवाले से ज़रा बताएं। जो हमारी कश्ती, जब हमने इटली के पानी क्रॉस किए तो शदीद तूफान आ गया, हमारी सेलिंग बोट थी तो वो हमारे काफिले से अलग हो गई, क्योंकि सेलिंग और बादबान वाली तो वो तो निकल गई होगी। और तो जब काफिले से लग हुए तो यकदम हमारा इंजन काम करना बंद हो गया। अब इंजन 4 नक्कों पे उसका जो यानी स्पोर्ट होती है, उसमें से एक उसकी स्पोर्ट टूटी है, इंजन इस तरह फ्लोट कर रहा है और मोबिल ऑयल बाहर गिर गया है। तो आग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से लगते हुए बची। उसके बाद इंजन काम करना बिल्कुल बंद हो गया और 3 में से 2 सोलर प्लेट्स जो थी वो समुद्री तूफान की वजह से पानी में गिर गई, टूट गई। अब हमारा जो नेविगेशन सिस्टम जो वेबसाइट पे आ रहा था ना, उधर हमारे सिग्नल खत्म हुए हैं और हमारी वेबसाइट पे लोकेशन जाना बंद होगी, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि कश्ती अभी डूब गई। हालांकि हम डूबे नहीं थे और अनाउंसमेंट होगी कि ये लोग शहीद हो गए हैं। और 7 से 8 घंटे इंटरनेट पे आया था हाँ, और 7 से 8 घंटे हम भी ज़हनी तौर पे तैयार थे कि कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर शहादत होती भी है फ़लस्तीन के लिए तो हमारी जानों की तो कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल। और वो फिर वाक़या याद आ रहा था हज़रत मूसा की, हज़रत यूसुफ की जब बाज़ार मिस्र में कीमत लगी तो एक बुढ़िया भी उनको चंद अशरफियाँ लेके ख़रीदने चले गई। तो उसे किसी ने कहा कि आप हज़रत यूसुफ को ख़रीदने जा रहे हो जिधर बड़े बड़े शाह आए हैं। तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ सिर्फ क़यामत वाले दिन जब लिस्ट बने यूसुफ के ख़रीदारों की, मेरा उस लिस्ट में नाम आ जाए। और हम भी यही अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो रहे थे कि अभी शहादत तो हमारी कश्ती में, हमें ज़हनी तौर पर तो तैयार हो गए थे। बात है। और जब लिस्ट बने क़यामत वाले दिन, हम उन लोगों में हो जिन्होंने कोशिश की, जिसका आपको मैंने बताया कि हम सिर्फ कश्ती में कोशिश करने वालों में से थे। जब ये आपको इजरायली फोर्सेस ने एप्रीहेंड किया और आपको लेके गए, रवैया क्या था? मैं ये रवैया इसलिए दुनिया को बताना चाहता हूँ क्योंकि आज भी कुछ लोग जो ज़ायनिस्ट लॉबी का हिस्सा हैं वो आज भी इजराइल के लिए पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ज़रा आप ना लाजमी बताएं, खुले दिल से बताएं, क्योंकि ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है। देखें, उन सब लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया जो सारे इस फ्लीट का हिस्सा थे, ठीक है, और उनका एक सिक्योरिटी मिनिस्टर आता है सबके सामने और उसकी वीडियो अभी भी नेट पे पड़ी है। ऐसा नहीं कि ये स्टोरी हम सुना रहे हैं, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला सुना रही है। उसने सबके सामने ऊंची ऊंची कहना शुरू कर दिया कि ये टेररिस्ट हैं, अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं, यानी साइकोलॉजिकली वो खेल रहे थे। और फिर रिसेंटली हमने ये सेंटर साहब का देखा। सेंटर साहब पे हाँ, उन्होंने 3 दिन खाना नहीं खाया और थोड़ा सा बस वो वक्ती गुजारे के लिए और कंप्लीट बाइकआउट किया। और उन दस्तावेज़ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने जो रिलीज़ करने के दस्तावेज़ दिए थे सेंटर साहब ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। क्यों? अगर वो साइन कर लेते तो इसका मतलब ये था कि वो इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर हमने देखा कि बाकी लोगों के भी कभी वो यानी कुत्ते लेके आ रहे हैं, मेंटली तौर पे उनको परेशान करने के लिए उन पे छोड़ रहे हैं। हालांकि कहते तो वो कुछ नहीं थे लेकिन हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इतनी को घटिया नहज पे चलेगी कि औरत को बालों से घसीटा, आप लोगों के आगे पेपर्स रखे कि इसको साइन करो। ये तो एक खुलेआम बदमाशी का एक मैं कहूँगा जेस्चर किया है। और हम यही हैरान हो रहे थे कि ये नेतन्याहू, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या क्रिमिनल कोर्ट, इसे आलमी गुंडा कहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि औरत है, यूरोपियन है या इनके साथ ताल्लुकात हैं। जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया इस चीज़ पे अभी नहीं आमादा हो रही कि इनको इमदादी कश्तियाँ भेज सकें। और ये इनकी हटदर्मी और इनकी दीदा दिलेरी इतनी है, ये कश्तियाँ अपने पास मंगवाते हैं जिसमें असलहा होता है। हम कफन लेके नहीं अपने मुसलमानों के लिए जा सकते।